टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर्स से पंगा ले लिया। उधर रे ने एक रोटी को हथेली में छिपा लिया। फिर जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में मारपीट मचाई, प्लान के अकॉर्डिंग दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहां पहुंचते ही रे ने फौरन ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन से कीलों पर फोकस डाला। देखते ही देखते हाई टेम्परेचर की वजह से वे कीलें पिघल कर बाहर निकलने लगी और एक एक करके कुछ ही सेकंडों में उसने सभी को निकाल लिया। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर टाइसन को इशारा किया ताकि वह गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। इसके बाद टाइसन ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहीं रे ने तुरंत गीली रोटी को सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि अंदर की फुटेज न दिखे। फिर वह फ्लोर से नीचे उतर गया और पाइपलाइन में चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में गलती से एक तार टूट गया, जिससे पानी बाहर आने लगा। आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी की एक विशालकाय शिप में थी, जहां से भाग पाना नामुमकिन था। इस बीच पानी लीक होकर जेल के अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से टॉर्चर रूम के कैदियों को रिहा कर दिया गया। खुशकिस्मती से रे गार्ड्स की नजरों से छिपकर समय पर वापस आकर बच गया। हालांकि दूसरी ओर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल जेलर को फर्श पर छोड़ी गई कीलें मिल गईं, जिससे वह समझ गया कि रे ने जेल तोड़ने की कोशिश की है। उसके बाद उसने फौरन एक आदमी को कॉल लगाया, जहां यह राज खुला कि रे को इस जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर निकला, जिसने कंपनी के लालच में आकर यह साजिश रची थी। अब अगले दिन किसे पता था कि रे के ऊपर टॉर्चर के बादल मंडराने लगेंगे। जब जब वह सोने की कोशिश करता, गार्ड्स उसे जगा देते और इसका फायदा उठाकर वह उसे खूब मारते पीटते भी थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रे पूरा दिन बेहोशी और थकान में रहता। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे। कितने जख्म, कितनी दर्दनाक यादें, कितनी टूटी उम्मीदें। फिर भी वह अपनी लड़ाई लड़ता रहा। डॉक्टर भी उसे देखकर दंग हो जाता था। कुछ दिनों के बाद टॉर्चर का सिलसिला खत्म हो गया और उसने फिर से प्लान बनाना शुरू कर दिया। दरअसल खाना खाने के बहाने वह टेबल के नीचे चोरी छिपे एक डायरेक्शन बताने वाली डिवाइस बनाने लगा। इसी दौरान उसने मार्को से मिलकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर एक ताबड़ जो मुझे डेक पर जाकर पहुंचानी है। यह सुनते ही जेलर ने उसे डेक पर जाने की परमिशन दे दी। अब वहां पहुंचते ही मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मेजर करना शुरू कर दिया, मगर रे के लिए इतना काफी नहीं था। उसने नोटिस किया कि फ्लश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। अब सारे डाटा को एनालिसिस करने के बाद उसने कंक्लूड किया कि वह अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। फिर एक नए आए कैदी से पूछने पर पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। इसके बाद रे ने अपने बॉडी टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया कि वहां का तापमान जरूर मोरक्को तट के आसपास का होगा। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार अंत में जाकर उन्होंने क्लियर लोकेशन का पता लगा ही लिया। हालांकि लोकेशन पता होने के बावजूद वे वहां से निकलते भी तो कैसे। तभी टाइसन ने कहा कि अगर हम किसी तरह से बाहर मौजूद मेरे आदमियों तक मैसेज भेज सकें तो हमें यहाँ से निकलने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उसकी बातें सुनकर रे को लगा कि इस जेल का डॉक्टर शायद उसकी मदद कर सकता है। उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसके अकॉर्डिंग टाइसन ने जानबूझकर रे पर हमला कर दिया, जिससे वह डॉक्टर के पास जा सके। ऐसे ही कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करके रोजाना डॉक्टर के पास जाने लगा। डॉक्टर को भी रे का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि दरअसल डॉक्टर भी यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसलिए उसने रे को उसके परिवार से मिलाने का वादा किया। जिसके बाद उसने गुप्त रूप से रे का मैसेज टाइसन के आदमियों को भेज दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। असल में यह मोर्स कोड था और जब जेलर ने इसे डिकोड किया तो लिखा मिला कि कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। यह देखकर जेलर के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत सी ब्लॉक में 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब उसे कौन बताए कि यह तो रे का मास्टर स्ट्रोक था। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहां सिर्फ 2 गार्ड्स ही बचे थे। अब जल्दी ही अगली सुबह 2 गैंग्स आपस में भिड़ जाते हैं। इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टाइसन और मार्को वहां से भाग निकलते हैं। तभी भागते भागते रे कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ाता है। गुस्से में आकर जेलर सभी गेट्स को बंद करवा देता है। फिर तीनों पाइपलाइन के रास्ते से जेल की छत की तरफ चढ़ते हैं। जब वे डेक के बिल्कुल पास पहुंचते हैं तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद हो जाता है, जिसे खोलने का बस एक ही रास्ता था कि पूरी जेल का पावर ऑफ कर देना। इस जोखिम भरे काम से सबको वापस पकड़ा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और फिर सारे गार्ड्स उनके पीछे लग गए। तभी भागने के दौरान मार्को को गोली लग जाती है। वह समझ जाता है कि उसका जिंदा बचना अब मुश्किल है, इसलिए वह अपने साथियों को भागने को कहता है।
और अकेले गार्ड्स को रोकता है। जैसे तैसे रे नीचे पावर रूम तक पहुंचकर पूरे शिप का पावर ऑफ कर देता है और ऊपर गेट खुलते ही टाइसन तुरंत डेक तक पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से वहां हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुकी थी, लेकिन टाइसन के मजबूत इरादों की वजह से वह रे को अकेला छोड़कर जाता भी तो कैसे। उसने मशीन गन उठाई और सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ रे छुपकर पानी के एक टैंक में घुस गया जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। यह देखकर जेलर ने तुरंत आदेश दिया कि शिप को दोबारा रिस्टार्ट करो, जिससे जिस पानी के टैंक में रे छुपा था वह अपने आप फ्लश होने लगा, जिससे रे फौरन समुद्र में जा गिरा। रे का दिमाग देखकर जेलर के तो होश ही उड़ गए। वहीं इधर टाइसन ने एक बंदूक उसकी तरफ फेंकी। रे ने तुरंत कैच किया और कुछ गोलियां फायर कर दी, जिससे जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए। इसी के साथ जेलर की वही मौत हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया और वे दोनों अफ्रीकन तट पर पहुंच गए। अचानक सामने से एक गाड़ी आई जिसमें से एक लड़की उतरी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जेसिका निकली, जिसने रे को यह मिशन का ऑफर दिया था। तब रे को पूरी बात समझ आई। ये सारा प्लान टाइसन की बेटी का था। दरअसल जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए उसे जेल में भिजवाया था और रे की चालाकी से उसे बाहर भी निकलवा लिया। आखिरकार रे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी और ऐसे ही संघर्ष और हार न मानने के जज्बे से वे लोग अपने परिवार से वापस मिल सके। यही मुलाकात इस खूबसूरत फिल्म का अंत बन गई।